क्या महिलाओं का पीछा करना, उनके चित्र उतारना और उनको अश्लील तस्वीरें भेजना क्या एक कानूनी अपराध है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज समित वर्मा एंड नाउ यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल द लीगल लॉयर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी महिला का पीछा करना, उनके चित्र उतारना और उनको अश्लील वस्तुएं भेजना क्या एक कानूनी अपराध है। आज तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। अक्सर हम समाज में महिलाओं के प्रति इस प्रकार के अपराधों को रोज़मर्रा में देखने को मिलते हैं, जिसके तहत महिलाओं का पीछा किया जाता है और उनकी तस्वीरें भी उतारी जाती हैं और साथ ही साथ उनको अश्लील प्रकार के मैसेज या वीडियो भी उनको सेंड किए जाते हैं। और इस प्रकार के अपराध स्कूल से लेकर कार्यालय स्थल तक इस प्रकार के अपराध डेली रूटीन में होते रहते हैं और इस प्रकार के अपराध महिलाएं छोटा समझकर इनको नज़रअंदाज कर दिए जाती हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध ये दोबारा घटित होते रहते हैं और इसी प्रकार नज़रअंदाज किए जाने पर इन अपराधियों की प्रेरणा शक्ति बन जाती है और सच पर्सन गेट मोटिवेटेड टू कमिट द ऑफेंस अगेन एंड अगेन। और इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध हर महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए और हर महिलाओं को इन प्रकार के अपराधों के प्रति खुलकर विरोध करना चाहिए और साथ ही साथ उन व्यक्तियों के खिलाफ, उन मंचलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करानी चाहिए, ताकि समाज के लिए एक मैसेज बन सके और इन प्रकार के अपराधों के ऊपर लगाम भी लगाई जा सके। भारत में भारतीय दंड संहिता के तहत किसी महिला का पीछा करना सेक्स अपील माना जाता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस प्रकार के अपराधों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं का पीछा करना सेक्स डिमांड कहलाता है तथा उनके सामने निर्वस्त्र हो जाना या उन्हें अश्लील वस्तुएं भेजना, अश्लील चित्र भेजना या उनको पोर्नोग्राफी देखने पर मजबूर करना या अश्लील कहानियों को पढ़ने के लिए मजबूर करना, उनको देना, ऐसे समस्त कृत्य भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञेय अपराध है, जिनके तहत पुलिस इन अपराधों के प्रति 154 के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है और स्टेट इन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन चलाती है और इस प्रकार के कृत्यों और अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं इस प्रकार के अपराधों को माइनर समझ लेती हैं, लेकिन इन अपराधों को माइनर ना मानकर इनको मेजर कैटेगरी में डाला गया है और इन अपराधों को खुलकर विरोध करना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों के तहत 7 वर्ष का कारावास और एक लंबा विचरण करना पड़ता है दोषी व्यक्ति को। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत इस प्रकार के अपराध लज्जा भंग करने के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उसकी लज्जा भंग करेगा, स्त्री पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। वह दोनों की भांति इस प्रकार के कृत्यों के तहत कारावास का प्रावधान है। कम से कम 1 साल तथा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का प्रावधान आईपीसी के तहत दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत स्त्री की लज्जा भंग करेगा या भंग करता है कि इस आशय से और इस आशय की यह एक आपराधिक बल का भी प्रयोग करेगा या हमला करेगा, यह एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार के अपराधों में कम से कम 1 वर्ष तथा ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष तक का कारावास का वर्णन किया गया है, प्रावधान है। इन धाराओं को और डिटेल में समझने के लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जिनका वर्णन मैं आगे बताता हूँ और साथ ही साथ जिसमें आपको बताऊंगा कि ये धारा कितनी कारगर भी है और कितनी भयंकर भी है। एक व्यक्ति को अपराध के तहत दोषी सिद्ध होने पर उनको कितने वर्ष का कारावास दिए जाने के प्रावधान भी हैं। तो आगे चलते हैं हम। प्रमोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक मामला है। इसमें अभियुक्त पर रीता कुमारी नामक एक 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का आरोप था, लेकिन चिकित्सा एवं
अन्य साक्ष्यों से यह पाया गया कि इस बालिका कौमार्य भंग नहीं हुआ था और न ही उसके शरीर और यौन अंगों पर सती अथवा चोट के कोई निशान नहीं थे। इसे बलात्कार नहीं मानकर स्त्री की लज्जा भंग का मामला माना गया। बाद क्योंकि यह एक पुराना मामला है तथा इस मामले में किसी बालिका कौमार्य का परीक्षण किया गया था। बाद के मुकदमों में बलात्कार जैसे संकीर्ण अपराध के संबंध में कौमार्य के परीक्षण को मानव अधिकारों के विरुद्ध माना गया। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट पर चलते हैं। श्रीमती रूपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल का मामला। धारा 354 के अंतर्गत चलने वाला यह सर्वाधिक प्रसिद्ध केस है। इस केस में स्त्री की लज्जा भंग के संबंध में श्रीमती रूपम देवल बजाज पंजाब कैडर की एक आईएएस ऑफिसर है। घटना के समय वह पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। 18 जुलाई 1988 को वह एसएल कपूर के यहाँ एक दावत में गई और उस दावत में पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। दावत में पंजाब के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल भी आमंत्रित थे। देवल का कहना था कि रात्रि के करीब 10 बजे होंगे। केपीएस गिल ने उन्हें पास आकर बैठने को कहा, फिर उठने को कहा। जब वह उठी तो गिल ने उनके कुल्ले पर हाथ मारा। देवल को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने गिल के विरुद्ध 29 जुलाई 1988 को आईपीसी की धारा 341, 342, 352, 354 या 509 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में जब गिल के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही होने की संभावना नहीं लगी तो देवल ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए गिल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया तथा मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेकर विचारण करने का निर्देश दिया। इस मामले में केपीएस गिल को 3 महीने का कारावास हुआ था तथा 17 वर्ष का लंबा विचारण झेलना पड़ा था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट पर। राजू पांडुरंग माले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2004। किसी महिला की छाती से उसका दुपट्टा या साड़ी हटा देना भी लज्जा भंग का मामला माना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट पे और SP मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। यह धारा 354 का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में निर्धारित किया गया कि किसी महिला के पेट पर हाथ रख देने मात्र को धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग का नहीं माना जा सकता। लज्जा भंग करने का आशय होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 1497। कोई भी ऐसा कृत्य जिससे यह संभव है कि स्त्री की लज्जा भंग होगी वह धारा 354 के अंतर्गत अपराध का गठन कर देता है। किसी महिला को खींचना और उसके साथ लैंगिक संभोग करने के आशय से कपड़े उतार देना स्त्री की लज्जा भंग का अपराध है। नेक्स्ट पांडुरंग सीताराम भागवत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 643 के मामले में किसी स्त्री को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेना तथा उसकी छाती दबाने को सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री की लज्जा भंग माना है। कोर्ट ने कहा है कि स्त्री की लज्जा भंग का मामला अक्सर मिथ्या नहीं होता क्योंकि सामान्य तौर पर कोई भी महिला अपने चरित्र को दांव पर नहीं लगाना चाहती। कोई भी महिला पुलिस थाने तभी जाती है जब उसके साथ कोई प्रतिष्ठा और गरिमा से संबंधित कोई बड़ी घटना घट जाती है। आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग के अपराध के गठन के लिए अभियुक्त को यह जानकारी होना मत पर्याप्त है कि उसके कृत्य से स्त्री की लज्जा भंग होना संभव है। आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है और न ही यह इसका एक मात्र मापदंड है। नेक्स्ट चलते हैं लज्जा भंग करना आउटरेज द मॉडेस्टी। इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 509 किसी महिला की लज्जा भंग करने पर लगती है। मतलब किसी महिला का कोई फोटो खींचकर कहीं दूसरे लोगों को बताना या फिर भारी भीड़ में किसी महिला को नंगी नंगी बातें बोलने या लिखने पर भी यह धारा लग जाती है। इस धारा में भी 3 साल तक की जेल का हुक्म है। कानून की यह धाराएं ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं क्योंकि सज़ा कम है और केवल IT एक्ट की धारा ही 7 साल तक की सज़ा दे रही है और साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी। आगे बढ़ते हैं।
धारा 354 ए सेक्शन 345 ए आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के अंतर्गत किसी महिला को शारीरिक संपर्क और कुछ ऐसी क्रियाएं के माध्यम से जिसमें लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा जा रहा है करता है जिसे सेक्स के लिए डिमांड माना जाएगा, या किसी महिला की लैंगिक स्वीकृति अर्थात सेक्स करने के लिए कोई मांग अनुरोध करता है, या किसी महिला को इसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है या फिर अश्लील तस्वीरें भेजता है, पोर्न भेजता है, ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। ऐसे समय में व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसे इत्यादि सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिला को अश्लील तस्वीरें तथा अश्लील मैसेज भेज दिए जाते हैं जो कि उन्हें सेक्स करने की डिमांड जैसे होते हैं। यह एक संज्ञेय अपराध है जिसके अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं, महिला के कपड़े उतारने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 354 बी आईपीसी यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान में निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसा दुष्प्रयोजन करेगा, दोनों में से किसी की बाती के कारावास जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तक की होगी तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी होगा, एक दंडनीय किया जाएगा। कभी कभी विवादों में महिला के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और बीच बाजार में उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है, डायन को उल्टा बोलकर उनका जुलूस तक निकाल दिया जाता है। यह एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के अपराध में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार करती है तथा दंड प्रक्रिया की सहायता 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। आगे बढ़ते हैं, महिला को एकटक घूरना और उनके चित्र उतारना। धारा 354 सी जब कोई भी महिला अपने किसी प्राइवेट काम में लगी हुई है, जैसे कोई स्त्री कपड़े बदल रही है या नहा रही है या फिर कोई भी इस प्रकार का काम जिसे वह प्राइवेट करती है, इस तरह के काम करते हुए यदि कोई पुरुष उस स्त्री को एकटक देखेगा तथा उसकी तस्वीर खींचेगा और उन तस्वीरों को प्रसारित कर देगा, इस प्रकार के पुरुष को पहली बार दोषी पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। दूसरी बार भी इस प्रकार के अपराध में दोषी होने पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 7 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्त्री का पीछा करना तथा बार बार उसे संपर्क करने का प्रयास करना। धारा 354 डी आईपीसी की धारा 354 डी महिलाओं का पीछा करने वाले अपराधियों के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। आज समाज में देखने को मिलता है कि युवतियों के पीछे लफंगे लग जाते हैं तथा उनका स्कूल कॉलेज तक जाना दूभर कर देते हैं, स्कूल कॉलेज की बस का घर तक पीछा करते हैं। और यही नहीं, आज इंटरनेट के युग में यह आपराधिक कुकर्मी मानसिकता के लोग ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना का प्रयोग करते हुए बार बार किसी स्त्री को मॉनिटर करते हैं और बार बार संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। यह एक दंडनीय अपराध है जो संज्ञेय और गैर जमानती है। इस प्रकार के अपराध में पहली बार दोषी होने पर अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और दूसरी बार दोषी पर अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान रखा गया है। धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करना और 354 डी के अंतर्गत स्त्री के कपड़े फाड़ देना सबसे गंभीर अपराध है जिसमें अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आपको नई नई वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। लेकिन साथ ही साथ शेयर जरूर करें ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है।